हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबको थंबनेल में देखकर पता लग ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय प्रोफेशिएंट इंग्लिश। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट प्रोफेशिएंट इंग्लिश की हमारी मैराथन क्लास होने वाली है। आज की इस मैराथन क्लास में हम बात करेंगे कि जो प्रोफेशिएंट इंग्लिश विषय है, इस विषय में कौन कौन से सभी इकाइयों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हमने शामिल किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी शामिल किए नहीं। इस एक क्लास को देखकर आप इसके पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। ये एक मैराथन क्लास आपको ये सब्जेक्ट क्वालिफाई कर देगा। निश्चित रूप से आने वाली डेट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे या इनके आधार पर आएंगे। साथ ही साथ इसके पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कई बार डेट की परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी शामिल किया है, उनके उत्तर भी देखेंगे। यानी ये एक वीडियो क्लास, ये एक मैराथन क्लास आपकी 100% तैयारी करा दी एग्जाम क्वालिफाई करने की इस विषय की। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में प्रोफेशनल इंग्लिश में कितनी प्रॉब्लम गई थी। फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल इंग्लिश में भाई कितना दिक्कत आता है। बहुत ज्यादातर बच्चे जो फेल होते इसी विषय में। ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको बस समझा रहा हूं एज ए टीचर के नाते। भाई आपको अलर्ट रहना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि यदि आप अन्य विषयों के ऐसे ही मैराथन क्लास हर सब्जेक्ट के चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ जैसे डेट की परीक्षाएं खत्म होगी, हम उसके बाद से तुरंत ही जो सीईटी, सीटेट या फिर मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 इनकी क्लासेस जो है शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा की तैयारी, इन सब की तैयारी जो है अपने सेकंड चैनल पर कराएंगे, जिसका नाम है स्टडी क्लास एमपीटेट सीटेट। उस सेकंड चैनल की लिंक जो है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगी। जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे परीक्षा खत्म हो आप अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षा की, सरकारी भर्ती की शिक्षक की तैयारी कर दे। तो चलिए शुरू करें, बात करें सबसे पहले इकाई की बिना देरी से। नंबर 1 यूनिट, इसमें हम 5 यूनिट को कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 जो कि है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यूनिट 1 जिसका नाम क्या है, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी का दर्जा क्या है, स्टेटस क्या है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोफेशनल इंग्लिश विषय है। अब मैं इसको हिंदी में आपको पहले समझाने की कोशिश करके उसके बाद फिर इसमें इंग्लिश में लिखना कैसे, ऐसे मैं कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मैं पूरा इंग्लिश में समझाऊंगा तो वो भी सर के ऊपर चला जाएगा, है ना। हमारा मेन मुद्दा पेपर सॉल्व करना, ठीक। तो ये पहला विषय, इसकी पहली इकाई स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन वैसे भी ये पूरा विषय जो होता है 25 मार्क्स का ही होता है, आपको पता ही होगा, है ना। पहले फर्स्ट ईयर में आप दे चुके हो तो सिर्फ 25 मार्क्स के 5 यूनिट होते हैं। तो इसके हिसाब से जो होता है, इसमें आपको बहुत कम वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन ही पढ़ने होते हैं। 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ने होते हैं। तो ये पूरी यूनिट जो है 3 मार्क्स अलॉटेड है, यानी कि इस इकाई 1 पर स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इस पर 2 अंक आवंटित है या 3 अंक आवंटित है, यानी इस पूरी यूनिट को पढ़कर 3 मार्क्स हासिल हो जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। सबसे पहला जो यहां पर क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, भाषा है क्या। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो आपने इसके पहले हिंदी में पढ़ रखा होगा कि भाषा क्या होता है, एक माध्यम होती है विचारों का आदान प्रदान करना, अभिव्यक्त करना। तो वैसे ही इंग्लिश के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसे ही लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले। तो लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या, तो लैंग्वेज एक सिस्टम है बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का, संपर्क साधने का। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट, है ना। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है वो माध्यम है दूरसंचार का। लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, या लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। इट इज द प्राइमरी टूल, ये सबसे आप कह सकते हो मुख्य हथियार है, मुख्य औजार है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का, दूसरे के विचारों को समझने का, है ना। तो इट इज अ टूल, इट इज द प्राइमरी टूल ह्यूमंस यूज टू शेयर थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस विद वन अनदर, है ना। एक दूसरे के साथ अपने थॉट, अपने आइडिया, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, ये सब एक दूसरे के साथ शेयर करने का तरीका क्या है, लैंग्वेज क्या है, भाषा। यानी भाषा के माध्यम से ही हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो आप लैंग्वेज के बारे में लिख दीजिएगा, इतना तो काफी होता है 2 नंबर के लिए। थोड़ा सा और ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज है क्या एक्चुअल में, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज अ प्राइमरी टूल, ये एक साधन है, प्राथमिक मेन साधन है टू कम्युनिकेट आवर या टू शेयर आवर इमोशंस या शेयर ह्यूमन इमोशंस, फीलिंग्स, है ना। ये सब शेयर कर सकते हैं विद ईच अदर, विद अनदर, है ना। तो ये सब चीजें वी कैन आल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज थ्रू लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से सब कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में जो आपको पता है ना वो सब लिख देना इसमें, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में अब वो सब मतलब एक पेज का पता तो एक पेज मत लिख देना भाई, अपने को 2 ही नंबर के लिए लिखना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का एम, उद्देश्य, मकसद क्या है, एम क्या है ना। एम की बात करें क्या है, तो द एम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द एम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पर्टिकुलरली फ्रॉम एन एजुकेशनल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव। वैसे बात करें कि लक्ष्य क्या होता है, वैसे तो किसी भी भाषा का लक्ष्य होता है कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना या दूसरे के विचार तक समझना। अब हम अंग्रेजी भाषा की बात करें, अब इसकी भाषा की बात हम साइंटिफिक तरीके से करेंगे। समाज में क्या काम आती है, हर भाषा अपने इमोशंस को जाहिर करने में मदद करती है, वो तो खैर कॉमन परिभाषा है, उसकी बात
बात हम करेंगे नहीं, नॉर्मल डेफिनेशन है, हम उसके थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है। हम इंग्लिश भाषा का आप कह सकते हो एजुकेशनल पर्पस क्या है, एजुकेशनल एम यानी पढ़ाई लिखाई में इसका क्या महत्व है उसकी बात करेंगे ना, उस नजरिए से देखेंगे इसको, ठीक है। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो भाई जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये पूरे वर्ल्ड में इज सर्व एज ए यूनिवर्सल टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पूरी दुनिया में बातचीत के लिए इंग्लिश जो है एक इफेक्टिव टूल है फॉर कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि भाई आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, वहां अलग अलग भाषाएं चलती हैं, तो कोई तो एक भाषा होनी चाहिए ना, कि जब सारे देश एक दूसरे से मिले या कोई दूसरा देश तीसरे देश में जाए, दूसरे देश में जाए, तो भाई वो उस भाषा में बात करे। पता था हम चाइना गए, चाइना को हिंदी नहीं आती, चाइनीज वालों को हिंदी नहीं आती और हमें चाइनीज नहीं आती, तो हम बातचीत कैसे करेंगे? पर हमें एक दूसरे के साथ अगर रहना है, इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो हमें एक दूसरे की बात समझनी होगी। तो हम किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे? इंग्लिश का। इंग्लिश हमारे लिए क्या रहेगी? मीडियम रहेगी, साधन रहेगी, ठीक है। तो इंग्लिश एक टूल है, इट इज अ यूनिवर्सल टूल, ये सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक टूल है कम्युनिकेट करने के लिए ना। ये जो है भाई हमें बहुत चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा समझदारी वाला वृद्धि होती है, इसमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी इन ऑर्डर टू कनेक्ट विथ द वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू अचीव ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरी तरह से डेवलपमेंट हासिल करना, ठीक है, पूरी तरह से भाई दुनिया विश्व से हर कोने में कनेक्ट होना, ये सारी चीजें जो होती हैं भाई, ये सब आपको कहां से मिल जाती हैं? इंग्लिश भाषा से, है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज सब कुछ कर सकती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये एम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज इससे सिखाते हैं कि पूरी दुनिया में हम कनेक्शन कर पाए, पूरी दुनिया के थॉट्स जान पाए, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट कर पाए, है ना। क्योंकि भाई एक कॉमन भाषा जो पूरी दुनिया में फिलहाल चल रही है बातचीत के लिए, वो क्या है? इंग्लिश। इसी भाषा के थ्रू, इसी लैंग्वेज के थ्रू हम कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का एम अपने हिसाब से, जो इंग्लिश लैंग्वेज के फायदे भी लिख सकते हो आप। इंग्लिश लैंग्वेज से ये होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का भाई पूरी दुनिया में स्कोप है, ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में इंग्लिश भाषा सीखी, मतलब सुनी समझी बोली जाती है ऑलमोस्ट, है ना। तो इससे कम्युनिकेशन करने में बहुत हेल्प होती है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं इसमें, ये सब एम में आएगा इंग्लिश के। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला, हाउ डज द मदर टंग हेल्प इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जो मदर टंग है वो इंग्लिश सीखने में मदद कैसे करती है? अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल इंग्लिश विषय, और किस भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी में, है ना। हिंदी हमारी मदर टंग है, तो उस भाषा में हम पढ़ रहे हैं। तो कितनी मजे की बात है ना कि हम अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करके अंग्रेजी भाषा को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी मदर टंग हमें हिंदी हेल्प कर रही है क्या पढ़ने में? अंग्रेजी भाषा में। यही तो सवाल पूछा है, हाउ डज द मदर टंग, मातृभाषा कैसे मदद करती है, हेल्प करती है इंग्लिश सीखने में, है ना, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने में। ठीक, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं किस माध्यम से? अंग्रेजी भाषा को कैसे पढ़ा रहा हूं? हिंदी माध्यम से। और हिंदी क्या है? मेरा मदर टंग है। तो मैं अपने मदर टंग के मदद से आपको अंग्रेजी पढ़ा दे रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा दे रहा हूं। तो कैसे मदद हो रहा है, क्या फायदा मिल रहा है? चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये कि जो मदर टंग होती है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे L1 भी कहा जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज L1 भी इसको बोलते हैं, जो मदर टंग होती है भाई, वो आप देखोगे तो आज रुकावट नहीं इंग्लिश सीखने में। मदर टंग इज नॉट अ बैरियर, नो लॉन्गर इट्स अ बैरियर। पहले क्या होता था, अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए बच्चे अपने मदर टंग में फंस जाते थे, है ना। वो मदर टंग उनको बोलने आती थी, अंग्रेजी सीख नहीं पाते थे। पर अब वो समय गया, अब वो बाधा, वो रुकावट दूर हो चुकी है। अब जो है मदर टंग कोई बैरियर नहीं है भाषा सीखने के लिए, ना। तो याद रखिएगा, मदर टंग जो है नो लॉन्गर सीन एज ए बैरियर टू लर्निंग इंग्लिश, है ना। हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है मदर टंग, वो दूसरी भाषा यानी कि अंग्रेजी सीखने में अब कोई रुकावट नहीं बनती, अब वो हेल्प करती है एक्चुअल में। अब देखो ना, अगर हमें हिंदी नहीं आती तो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय को अच्छे से समझ पाते क्या? नहीं ना, क्योंकि अब हिंदी की मदद से ही तो हम इंग्लिश को समझ पा रहे हैं। तो सेकंड, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है L1 मदर टंग हिंदी, है ना, अभी कितनी मदद कर रही है आपको प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ने में, है ना। मैं उसी भाषा से पढ़ा रहा हूं, आप उसी भाषा से पढ़ रहे हो, और हम पढ़ रहे हैं तीसरी भाषा कौन सी? अंग्रेजी। तो हम अपने मदर टंग की मदद से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो मदर टंग पहले रुकावट हुआ करती थी अंग्रेजी भाषा सीखने में, अब मदर टंग रुकावट नहीं है एक्चुअल में। अब तो आप कह सकते हो मदर टंग जो है हेल्पफुल है पढ़ने में इंग्लिश को, है ना। और क्या, अभी आप देखोगे, इंस्टेड इट इज व्यू एज ए वैल्यूएबल स्कैफोल्डिंग टूल, यानी कि अब ये सब एकदम ऐसे कठोर किताबी शब्द छोड़ दो, है ना। अब जो मदर टंग है वो एक हमारे लिए यूजफुल टूल है, माध्यम है, औजार है, जिससे हम अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं। तो मदर टंग इज नाउ एक्ट एज, या मदर टंग इज लाइक अ टूल, यूजफुल टूल टू लर्न इंग्लिश, है ना। अब तो मदर टंग जो है वो हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए बहुत उपयोगी साधन है अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ऐसा, है ना, ये बनाकर लिख सकते हो। और क्या, व्हेन वी यूज मदर टंग स्ट्रेटेजिकली प्रॉपरली, जब हम मातृभाषा का स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से यूज कर देते हैं, तो हम अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। व्हेन यूज्ड स्ट्रेटेजिकली, ए स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज एक्ट एज ए ब्रिज टू मेक इंग्लिश मोर
कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इजी, ऐसा कुछ लिख दो, है ना। जब अगर बहुत ध्यान से, बहुत प्लानिंग से, बहुत सावधानी से जब हम अपने मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं, नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे अंग्रेजी सीखने में और ज्यादा मदद मिलती है, और ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं ना। अभी यही प्रोफेशनल इंग्लिश विषय को मैं सिर्फ पूरा टोटल इंग्लिश में पढ़ाता, if I start teaching this whole subject professional English in just only English language, then it will become a little bit difficult for you to understand this subject. ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर पूरा इंग्लिश में पढ़ाऊं तो। अभी मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है समझने में, कैचअप करने में, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम नेटिव लैंग्वेज को, मदर टंग को इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा ध्यान से, अच्छे से, स्ट्रेटेजिकली, एकदम दिमाग से, तो इंग्लिश भाषा सीखने में रुकावट नहीं बनता, उल्टा मदद करता है और आसानी से, है ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन मदर टंग इज यूज्ड प्रॉपरली एंड स्ट्रेटेजिकली, इट हेल्प्स और इट एक्ट एज ए ब्रिज, ये पुल का, माध्यम का काम करता है ना, पुल बनता है, माध्यम बनता है टू लर्न इंग्लिश, है ना। ये इंग्लिश भाषा सीखने में एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, बहुत मदद करता है। तो ये सब क्या है, ये भाई सारी बातें जो आप देख रहे हो ये आप लिख सकते हो ना। अगर 30 शब्द में लिखने बोलता है, 2 मार्क्स के लिए 30 वर्ड्स में लिखना होता है, तो हम ऐसे 2 और 3 पॉइंट बढ़ाएंगे तो अपने आप 30 से लेके 40-45 शब्दों का हमारा उत्तर हो जाएगा, तो अपने आप पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। याद रखिए 25 मार्क्स का ही पेपर है, पर फिर भी 3 घंटे में करना होता है, तो पूरा समय मिलता है, तो आपको वर्ड लिमिट, शब्द सीमा पर बहुत ध्यान देना होता है। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जो सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन आएगा उसको पूरा 1 पेज लिख देंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा 2 लाइन में निपटा देंगे। ऐसे से नंबर नहीं मिलता। आप 1 पेज लिखो चाहे 4 पेज लिख लो, 2 मार्क्स का तो 2 ही मिलेगा, ठीक है। और कम लिखोगे तो नंबर कट भी जाएंगे। याद रखिए शब्द सीमा बहुत मायने रखती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, व्हाट इज 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र है क्या एक्चुअल में, पूछा गया। ये हिंदी में भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब पहले दूसरे विषयों में पढ़ चुके हैं, भाषा वाले में पढ़े हमने खासकर, तो है ना। तो उसमें हमने पढ़ रखा है कि आखिर ये लैंग्वेज फार्मूला होता क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, त्रिभाषा जो सूत्र है वो है क्या एक्चुअल में। तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये जो 3 लैंग्वेज सूत्र है, ये हमारे आप कह सकते हो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भाई रखी गई थी। इसमें एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी, द 3 लैंग्वेज, नंबर 1 बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे समझना है। द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज एन एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया डिजाइन टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी उसे अवगत कराया गया था, हमारे सामने लाया गया था, ठीक है। ये सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था, कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, है ना। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द कोठारी कमीशन 1964 और 1967 के दौरान कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन ने पहली बार ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है सबके सामने रखा। इनकॉर्पोरेटेड इनटू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968, इट हैज बीन ए cornerstone of Indian language education. It was recently reaffirmed with greater flexibility under the National Education Policy NEP 2020. यही यानी ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र है, इसको कोठारी कमीशन ने पहली बार 1964-67 में दिया था, जिसमें उद्देश्य क्या था कि हम भाई ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से व्यक्ति जो है, छात्र जो है, बालक जो है वो बहुभाषी बनेगा, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखेगा। तो जो अगर वो मल्टीपल लैंग्वेज सीखेगा, अगर वो बहुभाषी बनेगा, तो इससे होगा क्या, लैंग्वेज को प्रमोशन मिलेगा, है ना, लैंग्वेज प्रमोट होगी। और इसी बात को और फ्लेक्सिबल तरीके से और बेटर तरीके से दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज मोर become more flexible and reframed, आप कह सकते हो फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया, फिर से बनाया गया इस फॉर्मूले को ही और बेहतर तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, है ना, 2020 में इसको शामिल किया गया था। यानी बन तो 1964 में गया था, पर इसको और अच्छा बनाना, इसको और बेहतर लाना, इसको और डेवलप करना और इसमें और कई सारे प्रावधान लाना, ये हमारे इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में फिर से ऐड किया गया था, ठीक। तो ये है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। सबसे पहले किसने दिया, कोठारी कमीशन 1964-1966 के दौरान। इसका मेन एम क्या था, टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया गया था ना, ये था। और इसी कोठारी कमीशन के द्वारा जो पहली बार प्रेजेंट किया गया था, इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को जो है फिर से रिफ्रेम किया गया, रिस्ट्रक्चर किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दौरान, ठीक है। तो ये सब 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, बहुभाषी समाज, बहुभाषिकता समाज, यानी ऐसे सोसाइटी जहां पे बहुत सारी भाषाएं, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। व्हाट डू मीन बाय मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, इससे मतलब क्या, आपका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, बतलाइए। तो हम बात करेंगे मल्टीलिंगुअल सोसाइटी की, यानी बहुभाषी समाज की, है ना, बहुभाषिकता वाले समाज की। ऐसा समाज जहां पर लोग
एक से अधिक भाषाएं बोलते होंगे ना, मल्टीलिंगुअलिज्म होंगे। तो मल्टीलिंगुअलिज्म सोसाइटी बोलेंगे किसको भाई? मल्टीलिंगुअलिज्म एक ऐसी सोसाइटी, इट इज अ सोसाइटी, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ सोसाइटी विच स्पीक्स मोर देन बाई वन लैंग्वेज, जो एक से ज्यादा भाषा बोलती है। ऐसा समाज जहां एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, उस समाज को हम मल्टीलिंगुअल समाज बोलते हैं, है ना। अ सोसाइटी इज टर्म्ड एज मल्टीलिंगुअल व्हेन मोर देन वन लैंग्वेज इज स्पोकन बाय इट, है ना। जब समाज में एक से ज्यादा तरह की भाषा बोली जाती है तो उस समाज को हम मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। अब ये भाषा ऐसा नहीं कि कोई पढ़ाई के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं, डेली आम बोलचाल की भाषा में ही उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि डेली कम्युनिकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कल्चर, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन, इन सब में, यानी आम जो बोलचाल होती है, आम जो दिनचर्या के काम होते हैं नॉर्मली, उसमें अगर एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करता है समाज, ठीक है। जैसा कोई महाराष्ट्र चले जाओ, नागपुर, वहां आप देखोगे तो नागपुर में मराठी भी यूज करते मिलेंगे, हिंदी भी। तो अभी दो भाषाएं बोली जा रही हैं, तो क्या हो गया? मल्टीलिंगुअल सोसाइटी हो गया। अभी आप और भी कई ऐसे राज्यों में चले जाओगे, इंदौर चले जाओ, भोपाल चले जाओ, तो वहां पर आपको हिंदी तो चलेगी, पर साथ ही वहां के कई ऐसे लोग होंगे जो अन्य स्थानीय भाषा बोलते दिख जाएंगे आपको, है ना, उस राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य की, तो भी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। ऐसा समाज जहां पर रोजमर्रा के नॉर्मल कामों के लिए भी एक से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग होता है, उस भाषा को, समाज को हम मल्टीलिंगुअल समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मल्टीलिंगुअल सोसाइटी क्या है? बहुभाषी समाज, जहां मोर देन वन लैंग्वेज इज स्पोकन, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गई इकाई 1। अब बढ़ते इकाई 2 की तरफ, जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो इकाई 2 जिसका नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इस पर टोटल मार्क्स अलॉटेड है 5। जी हाँ, इस पर टोटल 5 मार्क्स अलॉटेड है, यानी इस एक यूनिट लिसनिंग एंड स्पीकिंग को पढ़कर आपको 5 अंक हासिल हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है। तो इस यूनिट 2 को अब ध्यान रखिएगा कि इस पर नाम है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना, इसी पर आधारित सारे प्रश्न रहेंगे, यानी लिसनिंग स्किल के ऊपर, स्पीकिंग बोलने वाले स्किल के ऊपर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। पर वो भी अंग्रेजी से संबंधित, इंग्लिश लिसनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, है ना, अंग्रेजी भाषा को सुनना लिखना, इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ गुड लिसनर। अब लिसनिंग की बात हो रही है, तो अच्छे श्रोता, अच्छे लिसनिंग, जो लिसनिंग करता है, अच्छा श्रोता होता है, उसकी खासियत क्या होती है, उसकी आदतें क्या होती है। ठीक है, ये तो छोड़ दो, ये तो बात की बात है किताबी भाषा की, पहले तो हम खुद का दिमाग लगा लेते हैं कि होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, एक अच्छा श्रोता क्या करता है? अलर्ट रहता है। अच्छा श्रोता अलर्ट रहता है ना, वो बहुत अलर्ट रहेगा, कंसंट्रेट करेगा, बहुत ध्यान लगाएगा, है ना। वो आप देखोगे कि एक जगह पर ध्यान लगा कर रखेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा सुनने में, है ना। तो ये सारी एक अच्छे स्पीकर की, वो बीच में बोलेगा नहीं, बात को काटेगा नहीं, है ना, शांति से सुनेगा, ये सब अच्छे स्पीकर, सॉरी, लिसनर के, श्रोता के, है ना, लिसनर के क्वालिटीज होती हैं। तो भाई व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ गुड लिसनर, अगर इसकी बात करें, अगर हैबिट्स की बात करनी है, तो सबसे पहला देखिए यहां पर नंबर 1, मेंटेन्स आई कांटेक्ट एंड यूजेस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लाइक नोडिंग टू शो एंगेजमेंट। यानी कि अगर कोई बोल रहा है तो आप ऐसे करके इधर उधर देख रहे हो, इसका मतलब आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, आप अच्छे लिसनर नहीं हो। पर कोई बोल रहा है, यस यस, आप सुन रहे हो उसको बढ़िया से ना, नजर से नजर मिला रहे हो उसके बोलने पर, है ना, और उसकी बातों को सुन रहे, इंटरेस्ट दिखा रहे हो, मुंडी हिला रहे हो, अच्छा अच्छा, ऐसे कुछ कर रहे हो, तो ये अच्छी लिसनिंग की क्वालिटी है। इससे लगता है सामने वाले को कितना इंटरेस्ट से सुन रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, मतलब शामिल हो रहा है उसमें, है ना, सुन रहा है बहुत अच्छे से। अच्छे लिसनर की, श्रोता की क्वालिटी होती है। नंबर 2, वो बीच में टोकता नहीं है ना, अवॉइड्स इंटरप्टिंग द स्पीकर एंड लेट देम फिनिश देयर कंप्लीट थॉट, है ना। जो स्पीकर होता है उसे पूरा बोलने देता है, उसका इंटरप्शन नहीं करता है ना, बीच में बोलता नहीं है, उसे अपने विचार, अपनी बातें बोलने दो, सामने वाले को बोलने दो, पहले पूरा सुनो अच्छे से, है ना, फिर जवाब दो, बीच में काटना नहीं है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। ये अच्छे श्रोता की लिसनिंग की क्वालिटी होती है, बीच में इंटरप्ट नहीं करता वो। ठीक, और क्या भाई, पुट्स अवे डिस्ट्रैक्शंस लाइक फोन्स और लैपटॉप्स टू गिव देयर फुल अटेंशन। वो क्या करता है, अपना सारी जो डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे कोई कोई कभी बात करता है पर हमें उससे बात करने इच्छा नहीं है, ज्यादा सुनना नहीं है उसकी बात में, तो हम अपने मोबाइल में स्क्रॉल करने लग जाते हैं, अपने लैपटॉप पे कहीं और ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, इससे हम चाहते हैं कि सामने वाले को हम मना भी नहीं करें, लेकिन उसको मैसेज भी चला जाए कि यार सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो चुप ही हो जाओ, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो एक अच्छा जो लिसनर होता है वो कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लाता, वो डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देगा, यानी फोन साइलेंट कर देगा, फोन पे ध्यान नहीं देगा, फोन चलाएगा नहीं, और यानी जो भी गैजेट, फोन हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, जो भी हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा लिसनर जो होता है, पुट्स अवे डिस्ट्रैक्शंस लाइक फोन्स और लैपटॉप्स टू गिव देयर फुल अटेंशन। पूरा ध्यान देने के लिए, पूरा अटेंशन देने के लिए वो क्या करता है भाई, वो डिस्ट्रैक्शन जैसे कि फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब को दूर कर देता है, स्विच ऑफ कर देगा, साइलेंट कर देगा, उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, ऐसा कुछ। और क्या भाई, और क्या बात है, लिसन्स टू अंडरस्टैंड रेदर देन जस्ट वेटिंग फॉर देम टर्न टू स्पीक। यानी सामने वाले की बात वो समझने के लिए सुनता है, सिर्फ पटक से जवाब देने के लिए नहीं, इंतजार करे कब ये खत्म हो, कब मैं इसको बक दूं। अरे भाई वो जो बोल रहा है सुनो, समझो,
समझने के लिए, सामने वाले को समझने के लिए सुनना, ये अच्छे लिसनर की क्वालिटी होती है, जवाब देने के लिए नहीं, ठीक है। तो लिसन्स टू, एक गुड लिसनर लिसन्स, एक अच्छा लिसनर, अच्छा श्रोता सुनता है, टू अंडरस्टैंड, वो समझने के लिए सुनता है, ना कि रेदर देन जस्ट वांटिंग फॉर देयर टर्न टू स्पीक, ना सिर्फ वो अपने बोलने का इंतजार कर रहा था, वो सबको सुनता है। अच्छे लिसनर की क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो और क्या, keeps an open mind and refrains from judging or criticizing the speaker's views, है ना, वो अपना दिमाग खुला रखता है, छोटी सोच नहीं रखता, जज नहीं करता स्पीकर को, भाई इसने तो ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसे बोल रहा है, इसकी सोच ऐसी है, वैसा है, नहीं, स्पीकर को जज नहीं करना, है ना। एक अच्छे श्रोता, अच्छे लिसनर की क्वालिटी है कि वो स्पीकर को जज नहीं करेगा, उसके आइडियाज और व्यू को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, एग्री कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है ना, बोल देना चाहिए, चलो मुझे अच्छा लगा कि आपके विचार है, आई रियली एडमायर दैट यू हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दिस, है ना, तुम्हारे अलग विचार इस टॉपिक पर, मुझे अच्छा लगा, एडमायर। लेकिन ऐसा नहीं एकदम बोल दो कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, तुम बोलो ही मत, ये गलत बात है। लिसनर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लिसनर जो होता है वो क्या करता है भाई, उन्हें जज नहीं करता, लिसनर उन्हें जज नहीं करता और क्रिटिसाइज नहीं करता उनके व्यूज के लिए, है ना। वरना आप किसी को बोलने की बुराई करोगे तो फिर कभी बोलेगा वो, कैसे बोलेगा अच्छे से, है ना, ये नहीं करना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनने के भी प्रकार होते हैं, तो लिसनिंग के टाइप की हमें बात करनी है। तो अगर लिसनिंग के टाइप की बात करें तो नंबर 1 डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। पहला लिसनिंग क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। इसका पूरा ध्यान, इस तरह के लिसनिंग का पूरा जो ध्यान होता है ना भाई, वो अलग अलग आवाज, अलग अलग साउंड्स को ना समझने में, अलग अलग करने में पूरा ध्यान होता है। यानी ये अलग बोला, ये अलग बोला, ऐसा यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को अलग करना, ना कि उसको समझना। मीनिंग पर ध्यान कम रहता है, उसमें जो आवाज साउंड आते हैं उस पर अलग अलग उनको करने के ध्यान देने में ज्यादा ध्यान रहता है। दूसरा कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। अब कंप्रीहेंसिव लिसनिंग क्या होती है भाई, ये कंसंट्रेट फुली ऑन द मैसेज टू लर्न, यानी जो बात बोली जा रही है, सामने वाला जो बोल रहा है, जो मैसेज देना चाहता है, उस मैसेज पर पूरा ध्यान लगाना। गलत बोला, सही बोला, जल्दी बोला, इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा, पूरा ध्यान दे रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो कंप्रीहेंसिव लिसनिंग में फुल कंसंट्रेशन ऑन द मैसेज टू द लर्न, है ना, जो मैसेज दिया गया है सीखने के लिए उस पर ध्यान रहता है। अंडरस्टैंड करना, समझने के लिए सुनते हैं, रिप्लाई देने के लिए नहीं, है ना, टाइम पास के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये रिप्लाई देने के लिए भी नहीं, समझने के लिए, है ना, एक्सेप्ट करने के लिए सुना जाता है। और उसके बाद क्या है भाई, क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है, analyzing and evaluating the logic and truth of a message to make a decision or to form an opinion। यानी भाई क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है कि सामने से जो भी बोला गया है उसके सपोर्ट में जाना है कि उसके खिलाफ जाना है, ये डिसाइड करना है ना, टू सपोर्ट और टू अपोज, ऐसा होगा। कोई अभी क्यों करना है ऐसा, ताकि हम कोई डिसीजन ले सके। अगर ये ऐसा बोला तो मैं रुकूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा, अगर इसने ऐसा नहीं बोला तो फिर मैं रुकूंगा, वरना मैं तो चला जाऊंगा। यानी इस तरह की चीजें, यानी हम कोई ओपिनियन फॉर्म करके बैठे होते हैं कि अगर ऐसा बोला तो ये कर देंगे, वैसा बोला तो ये कर देंगे, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्रिटिकल लिसनिंग ध्यान रखिएगा इसमें। फिर उसके बाद है एम्पैथेटिक लिसनिंग। अगला क्या है, एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या भाई, जब बहुत ज्यादा गहन, आप कह सकते हो बहुत डीप इंटेंट होता है, लिसनिंग विद द डीप इंटेंट टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द स्पीकर्स इमोशंस एंड फीलिंग्स। जब हम किसी के इमोशंस, फीलिंग्स, इस सब को बहुत ज्यादा डीप जाके एकदम ईमानदारी से सच में सुनना समझना चाहते हैं, तब हम एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं, है ना। सामने वाला बताने लगता है, रोने लगता है, वो अपने पुराने वो दिन गिनने लगता है, और हम इतने प्यार से ध्यान से उसको सुनते हैं, तो ताकि उसकी भावनाएं उनसे शेयर हो सके, इमोशन शेयर हो सके। तो इस तरह के लिसनिंग को बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। तो यहाँ पर 4 टाइप की लिसनिंग आपको ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1 कौन सी भाई, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। नंबर 2 कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। नंबर 3 क्रिटिकल लिसनिंग। नंबर 4 एम्पैथेटिक लिसनिंग। यानी 4 तरह की लिसनिंग जो होती है, सुनने की जो आप कह सकते हो प्रकार हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि व्हाट इज स्पीकिंग स्किल। यानी स्पीकिंग स्किल क्या है, बोलने की जो कला होती है वो एक्चुअल में है क्या, स्पीकिंग स्किल कहते किसे हैं। तो स्पीकिंग स्किल जो है ये कुछ अंदर लेने नहीं, बाहर देने की प्रक्रिया है। हम जब बोलते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग में क्या होता है, आप दूसरे की साउंड को सुनते हो, इन करते हो, ठीक है। फिर स्पीकिंग में क्या है, आप सुन नहीं रहे, आप बोल रहे हो, आपका साउंड कोई और सुनेगा, ठीक है। तो स्पीकिंग स्किल इज ए प्रोडक्टिव and language skill that enables an individual to express thoughts, ideas, feelings and information clearly, effective using spoken words। तो ये स्पीकिंग है क्या, तो स्पीकिंग भाई एक ऐसा गुण है, ऐसा स्किल है, कौशल है, ठीक है, जो कि प्रोडक्टिव है, जो एक लैंग्वेज स्किल है। ओरल, ओरल, अब स्पीकिंग मतलब ओरल ही होता है, बोलना बोलकर ही होता है, लिख के तो नहीं होता। तो बोलना जो है ओरल ही होता है। तो इट इज एन ओरल स्किल, है ना, विच इनेबल्स, विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, टू शेयर, है ना, समझना तो नहीं बोलेंगे, शेयर करने बोलेंगे, टू शेयर देयर थॉट्स, इमोशन विद अदर्स, है ना, बाय स्पीकिंग के थ्रू, बोलने के थ्रू। अभी मुझे जो जो पता है
मुझे थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है, मुझे जो भी एक्सपीरियंस है, वो मैं किस तरह से बोल पा रहा हूं आपको, स्पीक करके बोल के। तो स्पीकिंग बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी कला होती है। ये स्पीकिंग क्वालिटी या स्पीकिंग कला जो है, इससे हम किस लायक बनते हैं, हम दूसरों तक अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, दूसरों की बातें अपने तक पहुंच सकती हैं, ये बातें होती हैं। तो स्पीकिंग स्किल के सारे फायदे हैं, क्या ये सारे बेनिफिट्स हैं। स्पोकन वर्ड्स के थ्रू अपने फीलिंग इमोशन को दूसरों को समझाना, अवगत कराना, इंट्रोड्यूस कराना, ये सब क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाई स्पीकिंग स्किल। तो ये स्पीकिंग स्किल यानी कि भाई बोलने के कौशल का बात हो रही है कि जो स्पीकिंग स्किल है वो होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटोनेशन, राइट डाउन इट्स टाइप। इंटोनेशन क्या होता है, इंटोनेशन के प्रकार। अब इंटोनेशन का मतलब क्या है, हम जो बोल रहे हैं, लहजा, लहजा उसे टोन कहते हैं। तो इंटोनेशन क्या है कि भाई आप जिस टोन में, जिस लहजे में बोल रहे हो, ठीक है, वो आपका इंटोनेशन है। तो कभी कभी हमें बोलते हुए ना अपने टोन को ऊंचा करना पड़ता है। जैसे अगर ये परीक्षा में आया तो आप यही लिखना। अब देखना, मैंने अपने एक पर्टिकुलर शब्द पर क्या किया, जोर से थोड़ा बोला, टोन बढ़ा दिया मैंने। अगर ये परीक्षा में आया, टोन बढ़ा, तो इसे यही लिखना, धीरे बोल दिया। तो ये जो वॉइस का, आप कह सकते हो स्पीकिंग का, वॉइस का, बोलने का जो स्पीड है, जो आवाज है, उसको भाई क्या करना, बढ़ाना, उसको ऊंचा ले जाना। जिसे बोलते हैं भाई क्या, ये ऊंचा नीचा करना इंटोनेशन है। और ऊंचा ले जाएंगे तो क्या होगा भाई, ये होगा राइजिंग इंटोनेशन, यानी धीरे धीरे करते हुए आवाज बढ़ाना, राइजिंग इंटोनेशन। फॉलिंग इंटोनेशन में क्या होता है, जोर से आवाज पहले ही शुरू में पूरी ताकत से बोला और धीरे धीरे आवाज को कम करते चलना, शांत होते चलना, ठीक है। फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन, आवाज ऊंची की राइजिंग इंटोनेशन, आवाज नीचे की फॉलिंग इंटोनेशन। और क्या, राइज फॉल इंटोनेशन, यानी ऊंचा नीचा इंटोनेशन होना। यानी कई बार एक ही तरह का आप देखोगे, जब कविता पाठ करते हैं, कविता, तो कविता में कुछ लाइनें ऐसे आती है जो बड़ी आसान रहती है, सीधी रहती है, और एक खाक लाइन आती है जिस पर एकदम तालियां बजने लग जाती है, जोर से कोई बोलता है उस लाइन को, ना कवि, बोलने वाला, स्पीकर। तो फॉलिंग, राइजिंग, राइज फॉल और फॉल रॉस। अब ये राइज फॉल इंटोनेशन में क्या होगा, पहले आवाज ऊंची आएगी फिर नीचे आएगी। फॉल राइज में क्या होगा, पहले आवाज नीचे रहेगी फिर उसके बाद ऊपर उठेगी, है ना, जोर से आवाज रहेगी। राइज का मतलब ऊंचा, और फॉल का मतलब लो टोन, है ना, लो टोन, याद रखिएगा, ठीक है, राइज फॉल। तो इस तरह से 4 टोन होते हैं, ठीक है। किस चीज के भाई, 4 टोन होते हैं स्पीकिंग के, है ना। जो इंटोनेशन होता है उसके 4 प्रकार हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं, जो लहजा हमारा होता है, 4 तरह का लहजा होता है, ऊंचा लहजा, नीचा लहजा, नीचा लहजा और ऊंचा लहजा, ऊंचा लहजा और नीचा लहरा, है ना। मतलब ये सारे जो लहजे हैं, जो टोन है, इंटोनेशन जिसे हम कहते हैं, तो भाई वो लो से हाई, हाई से लो, है ना, ऐसे होता है, या फिर लो लो ही रहता है, फिर हाई हाई ही रहता है, तो उस तरह से, ठीक। तो ये यहां पर बताया है। इंटोनेशन को ना हम क्या बोलते हैं, आवाज के टोन। एक्चुअल में सिर्फ पिच बोलना चाहिए, पिच मतलब क्रिकेट वाली पिच नहीं भाई, PITCH, पिच, पिच करना, है ना, वो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या लिखा है कि भाई इंटोन, अब किताब की थोड़ी सी भाषा भी सीख ले, तो इंटोनेशन इज द वेरिएशन ऑफ पिच इन द ह्यूमन वॉइस विथ स्पीकिंग। ह्यूमन वॉइस में इंटोनेशन में चेंजेस लाना, द चेंजेस इन ह्यूमन वॉइस, है ना, इससे हम क्या बोलेंगे, इंटोनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या भाई, अब इसमें बहुत सी चीजें ऐड होती हैं, हम क्या करते हैं, उसे बहुत अच्छे से ही बोल सकते हैं, म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, प्यार से ही बोल सकते हैं। तो यही रहेगा भाई क्या, हमारा इंटोनेशन, यही हमारा क्या रहेगा, इंटोनेशन, उतार चढ़ाव वाला, है ना, हाई इंटोनेशन, फॉल इंटोनेशन, राइज इंटोनेशन, राइज फॉल इंटोनेशन, यानी ज्यादा से कम होता रहे या कम से ज्यादा हो रहा है, फॉल राइज इंटोनेशन, ये ध्यान रखना है। ये 4 प्रकार जो दिखा है आपको, द 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, ये इंटोनेशन के 4 मुख्य प्रकार भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ इंटोनेशन। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन। लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन का मतलब क्या, अब ये कंप्रीहेंशन का मतलब समझ लो, जब हम किसी चीज को बहुत गौर से ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने का मकसद है, क्योंकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कोई जानकारी चाहिए या किसी को कुछ बताना हो, तो इसे हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। ध्यान रखो, जब बहुत गहन अध्ययन लगा के उसका मीनिंग समझने में पूरा ध्यान लगाते हैं, इसे कंप्रीहेंशन। तो लिसनिंग विद कंप्रीहेंशन मींस हियरिंग स्पोकन लैंग्वेज एंड एक्टिवली प्रोसेसिंग, इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंड इट्स ट्रू मीनिंग। अब ये लिसनिंग कंप्रीहेंशन का, वैसे तो राइटिंग कंप्रीहेंशन होता है लिखने वाले से संबंधित, अब ये जो लिसनिंग कंप्रीहेंशन उसका मतलब क्या, यानी कि कोई व्यक्ति इतने ध्यान से सुन रहा है, इतना ज्यादा ध्यान रखा है उसने कि वो जो लैंग्वेज भाषा बोली जा रही है, स्पोकन लैंग्वेज जो बोली जा रही है भाई, वो उसे समझ सके, है ना, उससे भाई वो क्या कर सके, इंटरप्रेट कर सके, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब क्या है, ये भाई ये लिसनिंग कंप्रीहेंशन के आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस, महत्व है। लिसनिंग कंप्रीहेंशन होता क्या एक्चुअल में, ठीक है। अभी भी ध्यान रखना कि लिसनिंग कंप्रीहेंशन जो है पैसिव नहीं है, एक तरफा नहीं होता। लिसनिंग जो एक्टिविटी होगी, आए और एक सेम लैंग्वेज में पढ़ा रहे लगातार, वैसा वैसा चल रहा है, आवाज ऊंची नहीं कर रहे, आवाज नीचे ही नहीं कर रहे, तो इससे मजा नहीं आएगा, अच्छी स्पीकिंग नहीं होगी, अच्छी लिसनिंग नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है।
तो लिसनर जो है सामने वाली बात को बहुत ध्यान लगा के सुनता है ताकि उसका अर्थ निकाल सके, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, तो जब मैं मूवी देखता हूं तो कई बार ऐसा होता है हॉलीवुड की मूवीज देखता हूं, मुझे ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज देखने का शौक है, तो कई सारी हॉलीवुड मूवीज हिंदी में डब नहीं होती है। अब हिंदी में डबिंग होती है तो मूवी देखने में बड़ा मजा आता है, सब हिंदी में डायलॉग रहते हैं, पर कई मूवीज इंग्लिश में होती है, तो उन्हें समझने के लिए ना बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारी इंग्लिश मदर टंग तो है नहीं, और वो लोग बोलते भी है तो ऐसे टोन में बोलते हैं कि आधा समझ में ही नहीं आता, उनकी इंग्लिश है ना, उनका टोन दूसरा रहता है, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप ध्यान रखेंगे कि जो भी लिसनिंग हो रही है वो अगर कंप्रिहेंशन है, इसका मतलब आप बहुत ध्यान दे रहे थे हर एक चीज पर, उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे, ये सब रहेगा इसमें, ठीक है। ये हो गया अंडरस्टैंड बाय लिसनिंग विद कंप्रिहेंशन। वही रीडिंग विद कंप्रिहेंशन भी होता है, वो स्पीकिंग में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिसनर क्या करता है, लिसन करके, सुन के मैसेजेस डिकोड करने की कोशिश करता है ना, मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन हार्नेस करना चाहता है, जानकारी निकालना चाहता है, इसलिए बहुत कंप्रिहेंशन मतलब ध्यान से, ठीक है। लिसनिंग विद कंप्रिहेंशन मतलब ध्यान से सुनना, लिसनिंग विद स्पीकिंग क्या होगा, कंप्रिहेंशन विद स्पीकिंग, तो बहुत ध्यान से बोलना, है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कंप्रिहेंशन मतलब समझो बहुत ध्यान से, क्लियर, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इकाई 3 की, जिसका नाम है रीडिंग यानी कि पठन, ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। यूनिट 3 की बात करो जिसका नाम है रीडिंग, तो इस पे सारे सवाल किस पर आधारित होंगे, रीडिंग के ऊपर, पठन के ऊपर, यानी रीडिंग स्किल क्या होती है, रीडिंग विद कंप्रिहेंशन क्या होता है, रीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, रीडिंग कैसे सिखाई जा सकती है, ठीक है, रीडिंग को इफेक्टिव कैसे बना लेंगे, रीडिंग की आप कह सकते हो क्वालिटी क्या होती है, हैबिट क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं रीडिंग के, ओरल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, जानते ही हम, फिर चर्चा करेंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 जिसका नाम क्या है, रीडिंग, इस पर मार्क्स अलॉटेड टोटल बाई 5, इस इकाई पर भी कुल 5 अंक आवंटित है, यानी इस एक इकाई को पढ़कर आपको कितने अंक हासिल हो सकते हैं, 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, इसकी पहले इकाई भी 5 नंबर की थी, यानी ये 2 इकाई भी कर दी तो 10 नंबर तो ऐसे हो जाते भाई, बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, ठीक। तो रीडिंग की बात करना है, पठन की बात करना है, रीडिंग स्किल की बात करना है। तो चलिए पहला, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग विद कंप्रिहेंशन, इसके पहले हम क्या था, लिसन विद कंप्रिहेंशन, अब है रीडिंग विद कंप्रिहेंशन। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा कि बार बार एक कंप्रिहेंशन शब्द वाले सवाल डाल रहे हैं सर ने, तो याद रखिएगा, जी हाँ, परीक्षा में कंप्रिहेंशन संबंधित वाला प्रश्न जरूर आता है, गारंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जब भी आप तैयारी करेंगे तो रीडिंग विद कंप्रिहेंशन, लिसनिंग विद कंप्रिहेंशन, इसको आप जरूर भाई ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। तभी हमारे पास जो सवाल मिला है वो है कि भाई रीडिंग विद कंप्रिहेंशन यानी बहुत ध्यान लगा के पढ़ना, इसका मतलब क्या समझते हो। जब हम कंप्रिहेंशन शब्द बोला, इसका मतलब बहुत ध्यान लगाना। अब ध्यान लगा के कोई क्यों पढ़ता है, ध्यान लगा के कोई इसलिए पढ़ता है कि जो चीज पढ़ना चाहता है वो उसमें से जानकारी मिल सके, काम की जानकारी मिल सके। बहुत ध्यान लगा के इससे पढ़ता है क्योंकि वो ढूंढ रहा होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि एक चीज ढूंढो तो आप बहुत ध्यान से लग जाओगे लाइन में उससे ढूंढने, ठीक है, और आपको कुछ ढूंढने नहीं बोलूं, ऐसे बस पढ़ो, तो आप उतने ध्यान से नहीं पढ़ पाओगे, शायद बस देखोगे ऐसे हुए, है। तो कंप्रिहेंशन का मतलब तो बहुत ध्यान से, है ना, ध्यान लगाना। तो रीडिंग विद कंप्रिहेंशन इज द एबिलिटी, एक क्षमता, एबिलिटी है। रीडिंग विद कंप्रिहेंशन इज कह सकते हो आप एबिलिटी, इज एन एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने का, प्रोसेस करने का और उसे समझने का, उसका सही मीनिंग समझने का एक प्रोसेस है। रीडिंग विद कंप्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, प्रोसेस करना, उसे समझना और अंडरस्टैंड करना उसे, ठीक है, उसको भाई प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना, उसका सही मीनिंग समझना, ये सब क्या होता है, ये आपको दिख जाएगा किसमें, रीडिंग विद कंप्रिहेंशन में। रीडिंग विद कंप्रिहेंशन में जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से उसमें डूब के एकदम उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं, ये हो गया रीडिंग विद कंप्रिहेंशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि भाई इट गोज बियॉन्ड मियरली रिकॉग्नाइजिंग और प्रोनाउंसिंग वर्ड्स ऑन ए पेज, है ना। इसमें होता क्या है, रीडिंग करते कैसे, कहीं ना कहीं लिखा होगा किसी पेज पे, किसी पन्ने पर कहीं तो लिखा होगा, और उसको प्रोनाउंस करते, बोलते। रीडिंग है क्या कि भाई अपने मुख से बोलना, क्या बोलना, जो चीजें लिखी होगी, रीडिंग है ना। लिखा नहीं हुआ तो अपने मन से बोलते हैं ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, अभी जो चीजें बोल रहा हूं हिंदी में वो सब क्या है, ये क्या मैं देखकर बोल रहा हूं, अभी नहीं बोल रहा हूं। अब जब ये लाइन बोलने जाऊंगा तो देखकर बोलूंगा। तो रीडिंग विद कंप्रिहेंशन क्या है, जब आप इसका अर्थ समझना चाहते हो तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हो, ये हो गया रीडिंग विद कंप्रिहेंशन, ठीक है। इट इज एन एक्टिव रिकॉग्निशन प्रोसेस वेयर द रीडर इंटरैक्ट्स विद द टेक्स्ट टू एक्सट्रैक्ट, एनालाइज एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, यानी ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें भाई जो आप कह सकते हो कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा रीडिंग में, वो व्यक्ति क्या करता है, जो लिखा हुआ है उसे डिकोड करने की कोशिश करता है, उसमें क्या लिखा गया उसे समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये रीडिंग विद कंप्रिहेंशन है, यानी ऐसी रीडिंग जिसको करते हैं इसलिए ताकि मीनिंग पता चल सके,
जिसको करते ही इसलिए है जहां पर उसमें से अर्थ निकल सके, उसका इंफॉर्मेशन गैदर हो सके, मेन पर्पस जो था वो कंप्लीट हो सके, इससे रीडिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रीडिंग विद कंप्रिहेंशन ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री रीडिंग? सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या होती है? ठीक है, सप्लीमेंट, अब जैसे रीडिंग विद कंप्रिहेंशन का मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से पढ़ना। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग उसका ठीक अपोजिट है, ऊपर ऊपर से पढ़ना, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग। अब सप्लीमेंट्री रीडिंग होता क्या है भाई? इसमें आप देखोगे एक्स्ट्रा मटेरियल रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मटेरियल, कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, तो रीडिंग अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री रीडिंग की, तो भाई सप्लीमेंट्री रीडिंग का मतलब क्या होता है? इसमें कई चीजें शामिल होंगी। इसमें प्लेजर एंड फ्लुएंसी, सिंपल लैंग्वेज, फिर कल्टीवेट्स हैबिट्स, और फिर नेचुरल वोकैबुलरी, ये सब कहाँ में आएंगे? सप्लीमेंट्री रीडिंग में। सप्लीमेंट्री रीडिंग में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए नहीं पढ़ा जाता। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री रीडिंग में ऐसा नहीं करते, वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें भाई? इंफॉर्मेशन लिए, रीडिंग विद कंप्रिहेंशन में। ठीक है, इसमें आप देखोगे भाई इस तरह की रीडिंग में, इस सप्लीमेंट्री रीडिंग में कई प्रकार की हैबिट्स, आदतें डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि इट एम्स टू फॉस्टर ए वॉलंटरी एंड लाइफ लॉन्ग लव फॉर इंडिपेंडेंट रीडिंग इन स्टूडेंट्स। बच्चे जो है वो बिना किसी की मदद से इंडिपेंडेंटली पढ़ सकें, इस तरह की हैबिट, इस तरह के गुण इसमें डेवलप होते हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग करने से। ठीक है, और क्या? नेचुरल वोकैबुलरी, यानी प्राकृतिक शब्दकोश, यानी ऐसे ऐसे वर्ड जो नेचुरल है। अब नेचुरल इन द सेंस गालियां मत देने लग जाए, गालियां नेचुरल है, वो इंसान ने क्रिएट किया है, आमतौर भाषा में नहीं लिखा जाती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिखो। सप्लीमेंट्री रीडिंग होता क्या है? इट इज जस्ट अपोजिट टू द कंप्रिहेंशन रीडिंग। इट डज नॉट फोकस ऑन मेन इंफॉर्मेशन, है ना, ये मेन इंफॉर्मेशन पे ध्यान ही नहीं देता। सप्लीमेंट्री रीडिंग में इस पर ध्यान नहीं जाती, ज्यादा ध्यान किस पर जाता है? कंप्रिहेंशन रीडिंग में जाता है, इंफॉर्मेशन पर, डेटा पर, फैक्ट पर। क्लियर? बात करेंगे, अभी हो गया सप्लीमेंट्री रीडिंग, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल है, राइट टू एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। जो रीडिंग पढ़ाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, उसका मकसद क्या है? हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ना क्यों सिखाते हैं? किसी वालों को पढ़ना क्यों सिखाते हैं? अब ये तो छोड़ दो, पढ़ना इससे सिखाते हैं कि लिखी गई वस्तु को, लिखी गई टेक्स्ट को पढ़ सके, सुन सके, समझ सके। ठीक है, और जो जानकारी उस तक पहुंचाना चाहते हैं वो जानकारी भी पहुंच सके, इससे पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, टू डेवलप डिकोडिंग स्किल्स एंड फ्लुएंसी। ठीक है, डिकोड करना यानी अर्थ निकालना, ये अगर गुण डेवलप करना हो इसलिए हम रीडिंग सिखाते हैं। साथ ही साथ उसमें फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाह, बिना अटके। और क्या भाई? टू कल्टीवेट रीडिंग कंप्रिहेंशन, है ना, यानी कि भाई हम ये समझ सके, आदत डाल सके रीडिंग कंप्रिहेंशन की, यानी बहुत ध्यान से पढ़ने की। कंप्रिहेंशन रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्रिहेंशन रीडिंग करने से नॉलेज बढ़ता है, क्योंकि आप बहुत ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ते हो तो बहुत सारे शब्द याद होते हैं, बहुत सारा डेटा पता चलता है, कहानी पता चलती है, बहुत सारे फैक्ट, फॉर्मूला, ये सब पता चलता है, तो आपका नॉलेज बढ़ता है। तो रीडिंग विद कंप्रिहेंशन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं कि कंप्रिहेंशन रीडिंग क्यों होती है? तो बच्चों के अंदर हैबिट डालने के लिए कि भाई रीडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो लर्नर्स जो है वो क्या करते हैं? शब्दों का अर्थ समझते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं। लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट मेक लॉजिक इन्फरेंस, यानी हमारे बच्चे लिखी हुई चीज को पढ़ सके, उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके, इसलिए हम उन्हें रीडिंग सिखाते हैं। We teach our students reading so that they can understand the written language, they can interpret the meaning, they can understand the meaning of the written text। जो लिखी गई चीज है उसको पढ़ सके, उसका मतलब समझ सके, ये करने के लायक बन जाए, इसलिए क्या करते हैं? रीडिंग कराते हैं, इसलिए रीडिंग पढ़ाई जाती है। These are the aims of teaching reading। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, What do you mean by good reading habits? अच्छी पढ़ने की आदतों का मतलब क्या होता है? गुड रीडिंग हैबिट्स किसे कहते हैं? तो अगर गुड रीडिंग हैबिट्स की बात करें तो भाई अच्छे पढ़ने वाले हैबिट में कंसिस्टेंसी होती है, यानी कभी एक किताब पढ़ा और फिर महीने तक किताब हाथ नहीं लगा, ये अच्छे रीडर की क्वालिटी नहीं है। अच्छा रीडर रोज पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, कंसिस्टेंटली पढ़ता है, हर संडे संडे पढ़ता है ना, जैसे भी पढ़ता है, पर वो चीज, वो पैटर्न वो कंटिन्यूअस रखता है, वो कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहले रीडिंग, गुड रीडिंग हैबिट्स की, अच्छे पढ़ने की आदतों की, तो नंबर 1 भाई वो पहला है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहने चाहिए, यानी कि कोई गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिटिंग असाइड अ डेडिकेटेड टाइम एवरी डे टू रीड रेगुलरली एंड बिल्ड ए स्टडी रूटीन, यानी कि हर दिन के टाइम टेबल में से कुछ समय फिक्स कर लेंगे आप, किस लिए? रीडिंग के लिए। ये डेवलप करना, ये अच्छी क्वालिटी होती है। दूसरा क्या भाई, इसमें बहुत सारे चीजें हाईलाइट करते हैं, बहुत सारी चीजों को महत्व दिया जाता है, नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस, सवाल जवाब, आंसर से सब होते हैं। ये सब होता है किसमें भाई? गुड रीडिंग हैबिट्स में। ये होता है किसमें? जब ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और क्या भाई? दूसरा है
एक्टिव एंगेजमेंट को भी ध्यान रखने का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुड रीडिंग हैबिट्स में अच्छा एक्टिव एंगेजमेंट होता है, मतलब अगर कोई ढंग से पढ़े तो उसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसका मन लगेगा, या उसको पढ़ता देख इतने ध्यान से मन से बाकी लोग भी उसमें शामिल होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर साइलेंट रीडिंग भी है भाई। साइलेंट रीडिंग एक तरह से टाइप भी है और साइलेंट रीडिंग होना भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और वहां पे जाके आप बोल बोल के चिल्ला रहे हो तो सही नहीं है, आप शांति से बैठकर सुनो, यानी कि लिसनिंग एबिलिटी सब होना चाहिए, ठीक है। साइलेंट रीडिंग जो है ये प्रैक्टिस करवाया जाता है लाइब्रेरी के लिए, प्रैक्टिस करवाई जाती है क्या इंक्रीज करने के लिए भाई, स्पीड इंक्रीज करने के। बोलकर पढ़ोगे समय लगेगा, पर मन में पढ़ोगे कोई समय नहीं लगेगा। फोकस एंड ओवरऑल टेक्स्ट कंप्रीहेंशन, पूरे टेक्स्ट का, पूरे लिखी गई चीज का मतलब निकालने के लिए, ठीक है। फिर भाई उसमें क्या क्या करना, उसमें स्पीड, फोकस, है ना, ओवरऑल जितना भी लेटर लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको पढ़ना समझना, ये कंप्रीहेंशन कहलाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट और देख लें क्या, डाइवर्स मटेरियल, ठीक है। और क्या बात करनी है अपने को, डाइवर्स मटेरियल की, यानी कि जब गुड रीडिंग हैबिट्स आ जाती है, तो जब आप बहुत पढ़ने लगते हो, आपकी आदत बन जाती है, तो कोई किताब तो पढ़े खत्म कर दोगे, फिर खाली बैठे रहोगे नहीं, लत लग गई, आदत लग गई पढ़ने की, फिर नए बुक मंगाएंगे, यानी एक तरह से हैबिट, आदत बन जाएगी किताबों पढ़ने की, है ना। ये कैसे होगा, ये गुड रीडिंग हैबिट्स की खासियतें, ठीक। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक्सप्लेन एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड इट्स मीनिंग। रीडिंग स्किल्स को कैसे कब्जे में लिया गया, उसका एम, मकसद क्या था, और साथ ही साथ भाई उसका मीनिंग, अर्थ भी बतलाना है, ठीक है। ये सब किस चीज की है भाई, एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल की बात करने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर 1, एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल, यानी रीडिंग स्किल्स को कब्जे में लेना। इसकी अगर बात करें तो कॉग्निटिव प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, कॉग्निटिव, यानी कि एक पूरी तरह से आप डेवलपमेंट करने की प्रोसेस होती है, जिसमें भाई जो लर्नर होता है चेंजेस फ्रॉम वन नॉन रीडर इनटू एन इंडिविजुअल हु कैन ऑटोमेटिकली डिकोड प्रिंट, यानी कि एक तरह से चैलेंज की तरह है। एक ये जो कॉग्निटिव प्रोसेस एक चैलेंज की तरह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हो कि उसे पढ़ना सिखा सकते हैं, और ताकि वो बदले में आउटपुट दे सके, है ना, इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, जो ऑटोमेटिकली सवालों के जवाब दे सके, डिकोड कर सके, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा भाई, एक्टिव इंटरेक्शन, इट मींस developing the capacity to actively interact with written symbols, translate them, vocal sounds and extract their intent meaning, यानी कि रीडिंग स्किल से और क्या मतलब है, रीडिंग स्किल का मतलब ये है कि भाई जहां भी रीडिंग के टॉपिक है वहां पर बहुत ध्यान से पढ़ पाए। अब यहां अगर आपको पूछा है कि रीडिंग स्किल की एक्वाइजेशन, रीडिंग स्किल के ऊपर जो कब्जा है ना, उसकी बात हो रही है, यानी एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड इट्स मीनिंग, उसका अर्थ क्या होता है। तो अभी एक्वाइजेशन की बात करूं तो एक्वाइजेशन में कंट्रोल रहता है, आप कंट्रोल करते हैं पूरी तरह से, एक्वायर करते हो, ठीक है। तो जब भी हम रीडिंग सिखाना होगा या रीडिंग चलेगा तो उसमें एक्वाइजेशन जो होगा उसका मतलब क्या है भाई। यहां अगर हम एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल की बात करें, एक्वाइजेशन क्या होता है, पहली बात कॉग्निटिव प्रोसेस, ये जो एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग है या रीडिंग स्किल जो है वो क्या है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी कि भाई ये प्रोसेस जो चेंजेस को ध्यान में रखती है, क्या रखती है, इसको चेंजेस को ध्यान में रखती है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति नॉन रीडर होता है उसको बदल देती है रीडर में, यानी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग बच्चों में इतना बदलाव आती है, जो कभी पढ़ता नहीं था, नॉन रीडर था, वो पूरी तरह से बुक रीडर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका सोच ही बदल जाता है, उसकी आदतें ही बदल जाती हैं। किस वजह से भाई, जब रीडिंग स्किल को एक्वायर करते हैं तो। नंबर 2, एक्टिव इंटरेक्शन, यानी पूरी तरह से एक्टिव, यानी कि हवा में बात नहीं होगी, आमने सामने। इट मींस डेवलपिंग द कैपेसिटी टू एक्टिवली इंटरेक्ट विद रिटन सिंबल्स, लिखी गई टेक्स्ट, सिंबल, मटेरियल, लाइंस, थ्योरी, आप कह सकते हो पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये सब आपको मिल सकता है। ये सब जो है आप डेवलप कर सकते हो किसकी मदद से, एक्टिव इंटरेक्शन की मदद से, यानी पहले से कम बातचीत होती थी, अब ज्यादा बातचीत करना सीखो, बोलो, इससे क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, इससे क्या होगा, रीडिंग स्किल और बेहतर होगी और अच्छा हो जाएगा, क्लियर। और क्या, स्किल इंटीग्रेशन, यानी स्किल्स को जोड़ना, स्किल्स का इंटीग्रेशन, है ना, इसमें ब्रेन लर्निंग, सीखना, ये सब शामिल होता है। साथ ही साथ इसमें ऑडियो, वीडियो, प्रोग्राम, फंक्शंस सब देखोगे इसमें, ये सब रहता है कि इसमें स्किल इंटीग्रेशन में, ये चारों टाइप के इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। सबको नहीं पता होता, सबको नहीं आता, सब इसके बारे में नहीं जानते। तो भाई एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल का मतलब क्या है, देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है। नंबर 1, cognitive process, that means by through this process, which process, acquisition of reading skill process, a non reader get converted into reader, एक नॉन रीडर कभी ना पढ़ने वाला व्यक्ति काय में कन्वर्ट हो जाता है, रीडर में पढ़ने में हो जाता है ना। ये हो गया, ये ध्यान रखिए, ये सारी बातें ध्यान रखिए। कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक्टिव इंटरेक्शन होता है, स्किल इंटीग्रेशन है, ये सारी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल है रीडिंग स्किल के एक्वाजिशन से कब्जे में करने के, उस पर महारत हासिल करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करेंगे चौथी इकाई, तीसरी इकाई थी क्या, रीडिंग। अब हम बात करेंगे राइटिंग, लिखने की, है ना।
तो अगर बात करें इस चौथी इकाई की जिसका नाम है राइटिंग लेखन, तो इस पर अंक आवंटित है कुल 5। हमने अभी देखा है इकाई 2, 3, 4 ये तीनों इकाई कितने अंकों की है, 5-5 अंकों की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 5 अंकों की होगी। पहली इकाई कितने अंकों थी, 3 अंकों की थी, तो अभी 3 यूनिट हो गई 15, 15 और 3 18, और अभी बचा हुआ एक इकाई लास्ट वाला जो है 7 नंबर का ग्रामर होता है, जो 5वां इकाई होता है, उसके बाद भी थोड़ी बहुत करेंगे। ग्रामर की ऑलरेडी मैंने सीरीज बना रखी है। डीएलएड में सब्जेक्ट में जो ग्रामर पूछता है, जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, जिस प्रकार से ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं, वो अगर आपको बहुत फनी, बहुत आसान, बहुत सिंपल और एकदम हंसते हंसते इंटरेस्टिंग वे में समझना है ना, तो आप हमारा डीएलएड ग्रामर का जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देखो। ठीक है, उसमें एकदम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में बहुत आसानी से ग्रामर के टॉपिक को बहुत इजीली समझा है। तो आप हमारा डीएलएड ग्रामर का प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, चैनल पर जाकर बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट 4 राइटिंग की, तो इस पर मार्क्स अलॉटेड है 5। कितने अंक मिलेंगे इसमें भाई, कुल 5। तो आखिर राइटिंग लेखन होता क्या, चलिए तो राइटिंग स्किल की बात कर लेते हैं। ये जो कला है क्या, तो वैसे तो ये जो लेखन कला है, राइटिंग स्किल है, ये एक खास कला होती है, ये एक स्पेशल या स्पेसिफिक स्किल होती है जो किसी व्यक्ति को क्या करती है, अपने थॉट्स, विचार, भावनाएं उनको लिखने में, है ना, उन्हें लिखने में, वर्ड्स में ताकत में बदल देने की शक्ति देती है। राइटिंग जो होती है, अगर मुझे लिखना नहीं आता तो क्या लगता है आपको, जो मेरे मन में दिमाग में विचार चल रहा होता, मैं कभी लिख कर बता पाता नहीं। ठीक है, तो लिखना जो है एक ऐसी स्किल है जो डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है, जो राइटिंग जो स्किल है जो डेवलप होती है, एक स्पेशल तरह की एबिलिटी से डेवलप होती है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर बात करें राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल्स आर द स्पेसिफिक एबिलिटीज दैट अलाउ ए पर्सन टू पुट देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। हम अपने विचारों को सही तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट कर पाए लिखित रूप में, राइटिंग फॉर्म में, वही क्या कहलाता है, राइटिंग स्किल कहलाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें आप इंटरेक्शन करते हो, बहुत सी बातें करते हो, पर इससे आप सब कुछ ओरल ही कर रहे हो, लिखना नहीं सीख पा रहे। तो लिखने के लिए ओरल बोली गई चीजों को कॉपी करके टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट करना होता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ही करना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है भाई राइटिंग स्किल। इसमें होता क्या है, इसमें हम मैसेजेस, इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरों तक शेयर कर सके। जैसे किताब लिखना, किताब लिखना क्या है, एक राइटिंग स्किल है, क्योंकि व्यक्ति जो सोच रहा है, राइटर जो सोच रहा है, पोएट जो सोच रहा है, वो क्या करेगा, उसको ही दूसरों तक पहुंचाएगा ना, किस फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में, लिखित वाले फॉर्म में, है ना, रिटर्न इसमें देखेंगे तो क्लियर है। चलिए, और राइटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, राइटिंग में हमारे कई सारे मसल, स्पेशली हैंड्स और फिंगर्स का इस्तेमाल होता है। लिखने में हम हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि राइटिंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। आप नींद में रह के नहीं लिख सकते, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना, आपको जागना होगा, एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हैंड बाय हैंड चलती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एम्स ऑफ डिक्टेशन, जो डिक्टेशन होता है, जिनको नहीं पता डिक्टेशन क्या होता है, बोलना, बोल के बताना, इसे डिक्टेशन कहते हैं। जैसे टीचर बोलता था कि चलो सब लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बच्चे लिखते हैं, टीचर रिपीट करता है, बोलता है, बच्चे उसको सुन के दोहराते हैं, इसे कहते हैं डिक्टेशन, डिक्टेट करना। ठीक है, डिक्टेशन। तो डिक्टेशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है, और बात करें भाई ये जो डिक्टेशन है वो होता क्या है, डिक्टेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा को ओरली बोल के बताया जाता है। अब इस डिक्टेशन के भाई कुछ आप देखोगे तो बेनिफिट्स होंगे, कुछ लॉस भी होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें किसकी भाई, डिक्टेशन के एम्स की, उसके उद्देश्यों की, तो नंबर 1, इंप्रूव स्पेलिंग। डिक्टेशन से क्या होता है, अभी क्लास में क्या होता है, जैसे मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाऊंगा, ऐसे नोट्स दिखा दूंगा तो बच्चे फटफट छाप लेते हैं, पर मान लो और ये ना हो और ओरली मैं बोलूं तो बच्चे दिमाग में जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे और खुद से स्पेलिंग बनाने की कोशिश करेंगे, तो नई स्पेलिंग सीखेंगे, इससे स्पेलिंग ठीक हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, डिक्टेशन करने का पहला एम क्या है, टू इंप्रूव स्पेलिंग, इससे स्पेलिंग इंप्रूव हो जाए। टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू अप्लाई करेक्ट स्पेलिंग रूल्स बाय कन्वर्टिंग स्पोकन साउंड्स इनटू रिटन वर्ड्स, है ना, बोले गए साउंड्स को लिखित फॉर्म में लिख पाना। ठीक है, ये डिक्टेशन का क्या है, उद्देश्य होता है। टीचर बोलता है, बच्चे लिखते हैं, यही तो डिक्टेशन है, बोली गई चीजों को लिखना। नंबर 2, टीचर्स पंक्चुएशन। भाई टीचर इसमें बच्चों को पूरी तरह से समझाता है, बताता है कि भाई कहां टीचर अपनी आवाज ऊंची कर रहा है, कहां पर आप देखोगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अब जैसे राम स्कूल जाता है, वह स्कूल से देर घर आता है लेकिन रुक जाता है। अब ये ऐसे बोलने में, अब देखो राम स्कूल जाता है लेकिन वो धीरे घर आ जाता है, तो वो क्या करता है, प्रश्नवाचक, यानी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा टोन, है ना, मेरा डिक्टेशन करने का तरीका, ये पूरी तरह से ये सिखा देता है कि भाई ये व्यक्ति जो है इस तरह से इससे बोल रहा है, इस टोन से, क्योंकि उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो डिक्टेटर है, ये जो डिक्टेशन है, डिक्टेटर नहीं भाई, डिक्टेशन, ठीक है, तो ये जो डिक्टेशन है ये हमारी स्पेलिंग इंप्रूव करता है, हमारे मतलब जो भी इसको फॉलो करता है, स्पेलिंग इंप्रूव करता है। टीचर्स पंक्चुएशन, टीचर कहां पर पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल कर रहा है,
टीचर कहां पर भाई चीजों को बदल रहा है, ठहराव दे रहा है, कहां आवाज ऊंची कर रहा है, इंटोनेशन कहां टोन नीचे कर रहा है, ये समझ में आना चाहिए। ये सब डिक्टेशन के ही भाग हैं, ठीक। और क्या, डेवलप्स एक्टिव लिसनिंग टू ट्रेन द ईयर्स टू फोकस शार्पली एंड डिस्टिंग्विश एक्यूरेटली बिटवीन डिफरेंट स्पीच साउंड्स। यानी पूरी तरह से यहां पर क्या करना भाई, एक तरह से एक्टिव हो जाना, यानी कि डेवलप एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, एक्टिव हो जाना। इसका मतलब यह है कि भाई सुनने वाले की हैबिट। अब मैं अगर सिर्फ यहां पर लिखवाता और बच्चे उसको छापते तो उनकी कौन सी स्किल सुधरती है, राइटिंग की। पर अगर मैं बोल रहा हूं और बच्चे मेरी बात को सुन के फिर लिख रहे हैं तो सुनने की स्किल भी सुधरी और लिख रहे हैं उसको ध्यान से कि कुछ गलत ना छूट जाए, तो लिखने की स्पीड भी सुधरी। यानी राइटिंग स्किल और लिसनिंग स्किल दोनों इंप्रूव होते हैं डिक्टेशन से। डिक्टेशन का एक ये भी है कि इससे भाई दोनों चीजें, दोनों स्किल, बोलने की भी और क्या कहेंगे भाई इसको, है ना, बोलने की लिखने की, दोनों तरह की गुण स्किल जो है डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, और क्या आप इसमें और लिख सकते हो, स्ट्रेंथ्स, मेमोरी रिटेंशन। अब टीचर ने क्या बोला, एक सेंटेंस बोल दिया, लेकिन लिखना तो स्लो होता है, तो पूरे को याद रख के फिर लिखते रहना, इससे मेमोरी भी टेस्ट होती है, इससे हमारी मेमोरी मजबूत होती है कि बोली गई चीजों को याद रख पाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए अगला, हाउ टू प्रिपेयर ए बायोडाटा एंड रिज्यूमे। कोई बायोडाटा यानी अपने बारे में जो जानकारी होती है और रिज्यूमे उसे कैसे बनाए। बायोडाटा तो आप जानते हो पूरी जानकारी होती है उसमें, है ना, पूरा डिटेल्स होता है। रिज्यूमे में जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तब देते हैं इसे। ठीक है, तो आखिर ये बायोडाटा और ये रिज्यूमे बनता कैसे है, इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें रिज्यूमे की। तो रिज्यूमे 1 या 2 पेज का होना चाहिए, मोस्टली 1 ही पेज का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1-2 पेज का रहता है जिसमें हमारे पढ़ाई लिखाई के बारे में, हमारे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, हमारे स्किल के बारे में, हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है रिज्यूमे में। जैसे हम कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमने कहां से पढ़ाई की है लिखते हैं कि 10th में इतना परसेंट, 12th में इतना परसेंट, कॉलेज में इतना परसेंट, डीएलएड में इतना परसेंट, ऐसा। फिर हमें कौन सा एक्सपीरियंस है, हमने एक स्कूल में पढ़ा रखा है 2 साल तक, ये सब्जेक्ट पढ़ा है, एक्सपीरियंस, ये भी ध्यान रखते हैं। और क्या, और भाई इसमें ध्यान रखते हैं कि भाई हमने क्या शिक्षा ली है, जैसे कि हमने 10वीं 12वीं कॉलेज क्या पढ़ा है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब। और क्या भाई इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये जो रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे उसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि हमने क्या स्किल्स आती हैं। मतलब एज अ टीचर हम हैं तो हमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हमें एंकरिंग करने में इंटरेस्ट है, हमारे पास स्पीकिंग स्किल्स हैं, हमारे पास मोटिवेशनल स्किल्स हैं। तो आपको रेज्यूमे में भी मेंशन करना पड़ता है कि आपको एक्स्ट्रा क्या आता है, डांस आता है, सिंगिंग आता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, कुछ भी, उसको भी जरूर आप मेंशन करेंगे। ठीक है, और तो और ये, अब मुझे मान लो कोई टीचर्स हायर करने अपने एजुकेशन के लिए, ठीक है, और तो मुझे चाहिए होगा रेज्यूमे ताकि मैं जान सकूं कि उसके बारे में और फिर इंटरव्यू ले सकूं। तो ठीक है, अब कोई बताएगा कि मुझे आता नहीं है और आगे नौकरी पर तो रख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पर अगर हम जानते हैं, मैं बता रहा कि उसे ये काम आता है और फिर उसको काम पर रखा जाए तो फायदा होता है हमारा। ठीक है, तो रेज्यूमे क्या होता है, एक तरह से एक इंफॉर्मेटिव डेटा होता है जिसमें भाई आपकी एजुकेशन, आपके स्किल, है ना, आपका प्लेस, रीजन, एक्सपीरियंस, ये सब उसमें लिखा होता है। ठीक है, और तो और क्या भाई, ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होता है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है रिज्यूमे। आप देखोगे तो हर जगह जिसको जॉब चाहिए, जिसको लोग हायर करने हैं, जिसको नौकरी चाहिए, वो सब लोग रिज्यूमे लगा रहे हैं, वो सब लोग रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं। ठीक, बात करेंगे बायोडाटा की। अब जाते हैं बायोडाटा यानी बायोग्राफिकल डेटा। बायोडेटा को फुल फॉर्म में अगर देखा जाए तो बायोग्राफिकल डेटा बोलते हैं। इसमें पर्सनल डिटेल रहती है, जैसे कि हाइट कितनी है ना, जैसे कि कौन सी भाषा बोलते हैं, हॉबी क्या है, पसंद नापसंद क्या है, ये भी शामिल होती है। बायोडेटा में ना इंसान को बायोलॉजिकली पूरा जानना है, हाइट क्या है, रंग क्या है, जन्म क्या है, कौन सी भाषा बोल लेते हैं, ना, यानी पूरा बायोलॉजिकल पूरी चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल डेटा है, बायोग्राफिकल डेटा है या बायोडेटा है, ये डॉक्यूमेंट फोकसिंग ऑन पर्सनल डिटेल्स, इसमें पर्सनल डिटेल्स रहती है। जबकि रेज्यूमे में ना प्रोफेशनल डिटेल्स रहती है। ये नहीं बताएंगे उसमें कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मुझे नौकरी दे दो, ऐसा नहीं भाई। ये बायोडेटा में लिखा रहता है कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये फैमिली है, ऐसे हम साथ में रहते हैं, ऐसे खाना बनता है, मजा आती है, कुछ भी, ये बायोग्राफिकल डेटा है बायोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, ए डॉक्यूमेंट फोकसिंग ऑन पर्सनल डिटेल्स जिसमें एज, जेंडर, रेस, मैरिटल स्टेटस, है ना, शादीशुदा है कि नहीं, ये सब चीजें मेंशन होती है। पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल रहती है क्या में, बायोडाटा में। और रिज्यूमे में क्या रहता है, प्रोफेशनल डिटेल, कितनी पढ़ाई की, कितना एक्सपीरियंस है, ETC। ठीक है, क्लियर, ये तो समझ में आ गया आपको बायोडाटा रिज्यूमे में अंतर। ठीक, अब आते हैं व्हाट इज ट्रेसिंग मेथड। ट्रेसिंग मेथड कैसे कहते हैं। ट्रेसिंग मेथड की अगर बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक गाइडेड राइटिंग मेथड है जहां एक बच्चा जो है अपनी उंगलियों को बिल्कुल उसी के मतलब हिसाब चला रहे। जैसे हम बच्चों को देखना, बच्चों को छोट एक पहले कॉपी रहती थी, क और ख ग ऐसा रहता था,
तो बच्चा क्या करता था, टीचर उसको कॉपी में ऐसा लिख देती थी, तो बच्चा क्या करता था, उसी को दोहराता था, क क ख। ये होगा ट्रेसिंग, यानी पीछा करना, ट्रेस करना। जैसा टीचर ने बनाया वैसा ही हम भी पेंसिल से चला देते, बच्चे उसी तरह सीख जाते। ये ट्रेसिंग मेथड है। तो इट इज ए गाइडेड राइटिंग मेथड वेयर ए चाइल्ड मूव्स देयर फिंगर, पेंसिल और क्रेयॉन, क्रेयॉन वो वैक्स कलर आता है ना मोम वाले कलर भरने के लिए, इतने बड़े बड़े जो आते हैं पेंसिल की तरह होता है, उसे क्रेयॉन बोलते हैं, क्रेयॉन, क्रायॉन जो भी हो, ओवर ए प्री ड्रॉन पैटर्न डॉटेड लाइन। आपको याद है वो जो 4 लाइन की कॉपी आती थी उसमें ऐसा बना होता था, तो उस पर ही पेन या पेंसिल ऐसा चलाना होता था, बच्चा सीख पाता था वो अक्षर बनाना, ए बी सी डी, है ना, वो सारे, जिसमें एक प्री ड्रॉन पैटर्न होता है, जिसमें डॉटेड लाइन होती है, बाहर एक आउटलाइन होती है, उस और उसको रिप्लिकेट करने के लिए उसी पर हम ऐसा चलाते हैं, तो हमारे उंगलियां ना उस तरह से मूव करना सीख जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को आप देखोगे तो अगर उसको बोलोगे कि ये बनाकर दिखा, तो ये बनाने में उसको शायद दिक्कत हो, है ना, लेकिन अगर मान लो ऐसा किताब में ऐसा बना रहता है, अगर आप देखोगे तो ऐसा बना होता है, अगर देखोगे तो बच्चा क्या करता है, इसी के ऊपर ऐसा चला देता है, तो उसके लिए आसानी हो जाती है सीखना, राइटिंग उसके लिए आसान हो जाता है। यही कहलाता है ट्रेसिंग मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग मेथड बोलते हैं, है ना। लाइट आउटलाइन टू रिप्लिकेट ए स्पेसिफिक कैरेक्टर और शेप, है ना। अगर आप किसी को भी राइटिंग सिखाना चाहते हो तो ट्रेसिंग मेथड से सिखाना चाहिए, क्योंकि ट्रेसिंग मेथड बहुत आसान होती है, इसमें जो चीज पहले से जानकारी दी जाती है, जिसको भी लिखना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ध्यान रखिए। ट्रेसिंग मेथड क्या है आपको समझ में आ गया, ये एक गाइडेड राइटिंग मेथड है, जिसमें जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, वो भाई उसको वो अपने फिंगर्स, अपने हैंड मूव करता है प्री ड्रॉ लाइंस में, पहले से लाइन ड्रॉ होगी, उसी के ऊपर घोटना होता है, उसी के ऊपर छापना, लिखना होता है, दोहराना होता है, ठीक, यही है ट्रेसिंग मेथड। नेक्स्ट अगला देखिए, एक्सप्लेन फ्री इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मतलब नकल करना, इमिटेशन मतलब क्या, नकल। तो ये फ्री इमिटेशन मेथड क्या है, ये नकल करने मेथड क्या है, इसको भाई अब कॉपिंग मेथड भी बोलते हैं। नकल करना मतलब कॉपी करना, चीट करना। इमिटेशन का मतलब होता है नकल, सामने वाला व्यक्ति कैसा कर रहा है उसको देख लो, सीख लो। अब ये ऐसे नकल नहीं कहलाएगा कि भाई इसको कॉपी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं, ठीक है। हम सीख रहे हैं ना देखकर, ठीक। अभी आप जो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो देख रहे हो, फिर इसको आप शायद कॉपी करोगे, आगे चल के आप टीचर बनोगे किसी दिन, तो आप हो सकता है आप से कई लोग को मेरे पढ़ाने की कुछ चीजें पसंद आए, तो उसको जब टीचर पढ़ाने जाए तो सीखे और उसी चीज को फॉलो करे, है ना, कॉपी करने की सोच करे, तो ये चीटिंग नहीं होती है, ये तो सीखना, ये अच्छी बात है ना। तो कॉपिंग मेथड, जिसे भाई इमिटेशन मेथड भी कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो भाई इट इज अ स्टेप दैट फॉलोज गाइडेड ट्रेसिंग। इट transitions a learner from tackling a pre-drawn line to independent replication a model text। यानी बच्चे को पहले डॉटेड वाली लाइन चीजें सिखाना, ठीक है। जैसे ए बनाना है तो हमारी कॉपी में ऐसा ऐसा ए बना होगा, ठीक, ऐसा बी बनाना है तो ऐसा ऐसा बी बनाना होगा। तो पहले, अभी तो ज्यादा हो गया, ये तो मुझे आ भी नहीं रहा भाई, है ना, ऐसा, है ना, सी बनाना तो पूरा ऐसा, सी बनाना तो ऐसा। अब ये क्या हो गया, ये भाई हमारा डॉटेड लाइन बना है। अब बच्चा क्या करेगा, इस पर बनाना सीखेगा, बच्चा इस पर बनाएगा, तो बच्चा इस पर बनाएगा, फिर उसके बाद बच्चे को बोलेंगे कि अपने मन से बनाओ, फिर देख के बनाएगा, फिर देख के बनाएगा। ये भी चीज इसमें शामिल रहती है, किसमें, इमिटेशन मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉपिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें भाई रिप्लिकेट करना, है ना, उसको एक हूबहू ऐसा बनाना, ये कहलाता है इमिटेशन मेथड, ठीक है। इसे कॉपिंग मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आखिरी, पांच और आखिरी का, जिसका नाम है भाई यूनिट 5 वोकैबुलरी एंड ग्रामर, शब्दकोश, शब्द भंडार और व्याकरण ग्रामर, इसकी बात करेंगे। तो इस पांचवी इकाई पर अंक काउंटिंग है 7, ये सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी ये यूनिट है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस पांचवी यूनिट से 7 नंबर के ग्रामर के लिए ना सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं आते, आपको पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश ग्रामर, या आपको क्वेश्चंस देगा, पहचानिए होमोफोन्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, इन चारों में से इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है। इस तरह के ग्रामेटिकल प्योर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आता है ना, आप जानते हो, वैसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं इसमें, ध्यान रखिए। पूरा चैप्टर का नाम ही वोकैबुलरी एंड ग्रामर, है ना। किसी शब्द का अपोजिट बताओ, किसी शब्द का एडजेक्टिव फॉर्म बताओ, एडवर्ब फॉर्म बताओ, उसका पास्ट टेंस बताओ, डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताओ, ये सारी चीजें अगर आपको पूरा पढ़ना है ना और डिटेल में अच्छे से, पांचवी यूनिट की डीएलएड ग्रामर वाली की बहुत तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक करेंगे तो डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो डीएलएड ग्रामर प्लेलिस्ट, उसको सर्च करके उसमें डीएलएड ग्रामर की जितने शॉर्ट वीडियोस हैं, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के, 15-15 मिनट के, इतने शॉर्ट और अच्छे वीडियोस हैं कि इतने इजी वे में समझा है कि आपका पूरा ग्रामर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एक बार जरूर चेकआउट जरूर करना, ठीक। तो हमारी पांचवी इकाई जिसका नाम है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इस पर कुल अंक आवंटित है 7।
कितने मार्क्स अलॉटेड है इस पर? 7। जी हाँ, इस पर टोटल जो मार्क्स अलॉटेड है वो 7 है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। सबसे बड़ी यूनिट यही है। इसके सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय ग्रामर, गिव द टाइप्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के प्रकार बतलाइए। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर जो है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। किसी भी भाषा को करेक्ट प्योर फॉर्म में लिखना, करेक्ट फॉर्म में लिखना, है ना, बोलना, सुनना, समझना, पढ़ना, इसके लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। तो व्याकरण जो है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज की जो फाउंडेशन होता है, नियम कानून, किसी भाषा के जो नियम कानून होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्रामर इज द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ ए लैंग्वेज। इट इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स दैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स आर फॉर्म, कंबाइंड एंड इंटरप्रेटेड टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, ये है क्या? तो भाई ग्रामर क्या है कि कैसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस, अब कैसे करेक्ट शब्दों को, वर्ड्स को मिला के एक अच्छा, करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार किया जाए, ये ग्रामर की डेफिनेशन होती है। ग्रामर इज द वेरी फाउंडेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा का आधारशिला व्याकरण ही होता है। व्याकरण जो है वो नियम कानून है, ग्रामर जो है इट इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। ग्रामर हेल्प्स टू राइट, रीड एंड स्पीक करेक्ट लैंग्वेज। भाषा को सही रूप से, शुद्ध रूप से, प्योर फॉर्म में बोलना है तो आपको व्याकरण पे कमांड होनी चाहिए। अगर व्याकरण की टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ ग्रामर, तो व्याकरण की ग्रामर की टाइप्स की बात करें तो भाई अब देखो, नंबर 1 प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, नंबर 3 फंक्शनल ग्रामर, नंबर 4 ट्रेडिशनल ग्रामर, नंबर 5 फॉर्मल ग्रामर, नंबर 6 ट्रांसफॉर्मेशनल और जनरेटिव ग्रामर। ये सारे क्या है? टाइप्स हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार जो आप देख पा रहे हो ग्रामर के। जनरली आता तो नहीं है, पहले सिलेबस जो दूसरा था 2018-19 तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, उसके बाद जब सिलेबस बदला तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम हो गए, ज्यादा नहीं आते उतने। ठीक है, तो ये भाई ग्रामर का टाइप समझ में आ गया। पर्सपेक्टिव ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, फिर फंक्शनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर और फिर फॉर्मल ग्रामर और लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशनल और क्या भाई? जनरेटिव ग्रामर। तो इन्हें ध्यान रखना है आपको, ये 6 टाइप्स हैं ग्रामर के। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के टाइप क्या होते हैं? आर्टिकल्स पता है ना, ए एंड द, 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। ठीक, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट अनफिक्स आर्टिकल, है ना। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब फिक्स, जो चीजें फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, उनके आगे क्या लगा देते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल एक ही है, द क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल ही 3 होते हैं, ए एंड द, और वो तीनों भी 2 भाग में बटे हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। उसमें से डेफिनेट क्या है? द, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन। ध्यान रखेंगे, ए और एन क्या है? इनडेफिनेट है, अनफिक्स है। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है? अनफिक्स। डेफिनेट मतलब होता है फिक्स। तो आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर 3 आर्टिकल्स, टोटल 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द, एंड इट हैज 2 टाइप्स। और इन आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, इन तीनों के 2 प्रकार है। कौन कौन से? एक होगा आपका भाई यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल, जिसे हम फिक्स आर्टिकल, द एक ही होता है। उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल, अनफिक्स आर्टिकल 2 होते, ए और एन होते। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये सब भाई आर्टिकल के टाइप से, प्रकार से। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी, यानी जो शब्दकोश, शब्द भंडार होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? वोकैबुलरी के प्रकार। तो ऐसे शब्द जिनको हम लगातार हमेशा प्रयोग करते हैं उसे एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्टिव वोकैबुलरी। फिर ऐसे शब्द जो हमें पता तो है लेकिन उनका प्रयोग हम ज्यादा करते नहीं है या उसका प्रयोग ही भूल चुके हैं, ऐसा होता है पैसिव वोकैबुलरी। ठीक है, फिर तीसरा आता है ओरल वोकैबुलरी और चौथा होता है रिटन वोकैबुलरी। ठीक है, ये 4 प्रकार के शब्दकोश, 4 प्रकार के शब्द भंडार जो है यहां पर दिए गए। ठीक है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी। पहला क्या है भाई आपका? एक्टिव वोकैबुलरी। दूसरा क्या है? पैसिव वोकैबुलरी। तीसरा क्या है? ओरल वोकैबुलरी। और चौथा क्या है? रिटन वोकैबुलरी। ठीक है, और पैसिव को क्या बोला गया? रिसेप्टिव भी बोला गया है, और एक्टिव को क्या बोला गया? प्रोडक्टिव भी बोला गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्टिव, पैसिव, साथ ही साथ ओरल, और तो और क्या? रिटन वोकैबुलरी। ये सब टाइप्स हैं किसके? वोकैबुलरी के, शब्दकोश के, शब्द भंडार के। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। एक्सप्लेन होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? ठीक है, होमोनिम्स क्या होते हैं? अब वैसे ये होमोनिम्स, होमोफोन्स, सिनोनिम्स, है ना, ये सब क्या होते हैं? इनके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं डीएलएड की ग्रामर, प्लीज एक बार जरूर चेक कर लेना। तो अगर होमोनिम्स की बात करें तो होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, साथ ही साथ हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो रहा, ठीक है, लेकिन इनका मतलब पूरा अलग होगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 2 शब्द, जैसे ये लिख रहा हूं SLIP स्लिप, और एक शब्द लिखा मैंने SLEEP स्लिप। मैंने 2 शब्द लिखे, अब इन दोनों को बोलो, स्लिप स्लिप, बोल तो एक ही रहे यार,
लेकिन मीनिंग देखने जाओगे तो स्लीप का मतलब फिसलना और स्लीप का मतलब सोना, दो अलग अलग मीनिंग निकले। एक ही शब्द को बोलने पर प्रोनाउंसिएशन में एक जैसा लगता है वो। और क्या, फेयर, फेयर मतलब मेला, FAIR फेयर, ठीक है, और FAIR फेयर। अब इनको देखो भाई, बोलोगे भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, पर मतलब अलग होगा। फेयर का मतलब मेला भी होता है, फेयर का मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है, सुना तो होगा ना फेयर एंड लवली। ठीक, ये हो गया आपका होमोनिम्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगला है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी शब्दकोश अगर बच्चों को सिखाना है तो उसकी टेक्निक क्या क्या है, कैसे बच्चों को आप वोकैबुलरी सिखवाएंगे, कैसे उनकी वोकैबुलरी शब्द भंडार नए नए शब्दों को कैसे सिखाएंगे, ये सवाल पूछा है। तो अगर बच्चों को वोकैबुलरी पढ़ाना है, नए नए शब्द सिखाना है, तो भाई सबसे पहले तो असली शब्द दिखाओ, रियल ऑब्जेक्ट्स। जैसे किसी बच्चे ने कभी मान लेते हैं टाइटेनियम नहीं देखा होगा, टाइटेनियम का जो मेटल आता है, ठीक है, तो टाइटेनियम मेटल उसको दिखा दो और बोलो कि ये टाइटेनियम है, और बोर्ड पर लिखो टाइटेनियम, फिर देखो वो स्पेलिंग कभी भूलेगा नहीं। किसी भी शब्द की स्पेलिंग, किसी भी शब्द का अर्थ अगर ये सिखाना है ना, तो उस चीज की रियल ऑब्जेक्ट दिखा दो, उस रियल वस्तु को सामने ला दो, ठीक है, बच्चे बराबर उसको याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो ब्रिंगिंग एक्चुअल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इनटू द क्लासरूम टू कनेक्ट वर्ड्स टू रियल लाइफ, डायरेक्टली रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, ठीक है, ये होगा क्या आपका रियल ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम रियलिया कहेंगे। दूसरा है पिक्चर्स एंड फ्लैश कार्ड्स। जैसे आप देख रहे हो ना, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए टीचर क्या करते हैं, ऐसा आम बना देते हैं, M फॉर मैंगो, है ना, ऐसा बच्चे को याद रहता है। फिर आम ऐसा होता है, एप्पल, एप्पल एप्पल बना देते हैं, होता है ना ऐसा, टीचर बचपन में बना देती थी ऐसा। कैसा तो भी एप्पल बन रहा है भाई, हाँ ऐसा कुछ बनाते थे। अब मैं तो ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, अब ड्राइंग उतनी मेरी खास है नहीं यहाँ पर, ठीक है, हंसना नहीं कोई भाई, जलो मत देख के, ठीक है ना, ड्राइंग तो अपनी ठीक ठाक है, खूबसूरत है, मजाक अलग है ना, ड्राइंग पे ध्यान रखना, ड्राइंग का टीचर नहीं हूं मैं, तो ड्राइंग से जज मत करो भाई। तो किसी भी चीज का फ्लैश कार्ड, उसका पिक्चर फोटो दिखाने से बच्चा जो है और जल्दी सीखता है, उसका मीनिंग जानता है। तीसरा गेस्चर्स एंड मीम, यानी भाई गेस्चर्स करना, हाव भाव ऐसे करना जिससे बच्चा उसको याद रख सके उन शब्दों को। और क्या भाई, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, ऐसा बताओ। जैसे गुड, गुड का बैड, टॉल का शॉर्ट, टॉल याद कर दो, शॉर्ट अपने आप पता चल जाएगा। यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब पढ़ाने से क्या होता है, बच्चों का बहुत ज्यादा शब्द बच्चों को रट जाते हैं, तो बहुत सारा शब्द भंडार उनका बढ़ जाता है, तो इससे उनका वोकैब जो है याद हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों का अगर वोकैबुलरी सुधारना है, शब्द को शब्द भंडार सुधारना है, तो आप क्या करेंगे, आप भाई उन्हें ये मेथड्स अपना के पढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ गया, इज इट ओके, ठीक। तो ये हो गया भाई आपकी 5 इकाइयां प्रोफेशनल इंग्लिश विषय की 5 ऑल यूनिट्स मैथन क्लास हो गई। इसमें और डिटेल में थोड़ा सा आपको ग्रामर पढ़ना है तो आप हमारे ग्रामर की प्लेलिस्ट जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो के लिंक को अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। और पसंद आई है, मेहनत अच्छी लगी है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर रखना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्य विषयों के वीडियोस भी ऐसे मैराथन क्लास देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर रख दो। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि डीएलएड की परीक्षा खत्म होते ही एमपी टेट और सीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करने जाएंगे, उसकी भी तैयारी करा देंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, हमारे नए वाले चैनल की भी लिंक है, तो उस नए चैनल की लिंक पर जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दूसरा चैनल जहां पर सिर्फ शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी होती है, वहां पर डीएलएड की वीडियोस नहीं आती, वहां पर सिर्फ टीईटी, सीटेट, एमपी टेट वर्ग 3 इसी की न्यूज रहती है, यही की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप सभी विषयों के नोट्स, वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ देखना चाहते हो तो हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। फुल नोट्स आपको भी आ जाएंगे, नोट्स का कोर्स भी, सिर्फ ऑनली नोट्स का भी कोर्स उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और कोर्स परचेस कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।